हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? ये गाउट की तरह होता है एक्चुअल में। जैसे गाउट में इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में और अर्थराइटिस हो जाता है, वैसे इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में और अर्थराइटिस हो जाता है। लेकिन गाउट में इन्फ्लेमेशन का कॉज होता है यूरिक एसिड का डिपॉजिट होना जॉइंट्स में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में और अर्थराइटिस हो जाता है। तो ये एक मोस्ट कॉमन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होता है। ये टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी डिसीज़ है। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो इसमें वही फीचर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन में होते हैं, जैसे कि पेन, रेडनेस, स्वेलिंग। और कॉमन जॉइंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? तो मोस्ट कॉमन जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स। अब हम पढ़ते हैं एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के बारे में। हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कौन कौन से ड्रग्स देते हैं? तो उसमें आ जाते हैं डीमर्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। और दूसरे होते हैं एडजुवेंट ड्रग्स। तो एडजुवेंट ड्रग्स में हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे कि प्रेडनिसोलोन एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो हम प्रेडनिसोलोन और अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और हमने देखा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स में। लेकिन इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं डीमर्स। तो डीमर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन बायोलॉजिकल, एक होते हैं बायोलॉजिकल। ये जो बायोलॉजिकल होते हैं ना, ये न्यू ड्रग्स है। और ये जो नॉन बायोलॉजिकल होते हैं ना, ये ओल्ड ड्रग्स है। तो नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में आ जाते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए निमोनिक है कैप, एम से आ जाता है मिथोट्रेक्सेट, ए से आ जाता है अजाथायोप्रिन और सी से साइक्लोस्पोरिन। और नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में और कौन से होते हैं? सल्फासालाजिन होता है, क्लोरोक्विन होता है जो कि एक एंटी मलेरिया ड्रग है, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन होता है और लेफ्लोनामाइड होता है। वहीं पे बायोलॉजिकल एजेंट्स में आ जाते हैं TNF अल्फा इनिबिटर्स और IL-1 एंटागोनिस्ट। तो TNF अल्फा इनिबिटर्स के लिए हमारे पास निमोनिक है आईकेज। तो आई से आ जाता है इन्फ्लिक्सिमैब, सी से आ जाता है सर्टोलिजुमैब, ए से आ जाता है एडालीम्यूमैब, जी से आ जाता है गोलीम्यूमैब और ई से आ जाता है इटानरसेप्ट। और IL-1 एंटागोनिस्ट में आ जाता है एनाकिंड्रा। तो ये थे एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। और हम पढ़ते हैं हम गाउट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब हम जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ट्रीट करते हैं, ना कि कोई डेफिनेटिव कॉज को। और दूसरा होता है हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट करते हैं, मतलब इसमें हम गाउट जिस वजह से हो रहा है उस कॉज को ट्रीट करते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो इनको ट्रीट करते हैं। और हमने देखा है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी में, कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो हम NSAIDs देते हैं, क्योंकि NSAIDs का एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। और इसमें हम पैरासीटामॉल नहीं देते, क्योंकि आप सबको पता है, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि पैरासीटामॉल एक पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। तो NSAIDs कौन से देते हैं? तो इसके लिए भी निमोनिक है पेड, P से पायरोक्सिकम, A से एस्पिरिन, I से इंडोमिथासिन, D से डाइक्लोफेनाक। और NSAIDs एंडिंग विद कॉक्सिब, जैसे कि इटोरकॉक्सिब एंड सेलेकॉक्सिब। और जब NSAID से रेजिस्टेंट हो जाता है, पहले तो हम स्टार्ट में NSAID से ही देते हैं। NSAID जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में NSAIDs को रेजिस्टेंस आ गया तो हम उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? ये रिटार्ड कर देते हैं जॉइंट डिस्ट्रक्शन को। और लेकिन लॉन्ग टर्म जब यूज़ करते हैं हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, जब भी हम कोई भी ड्रग को लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं ना, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट आते हैं लॉन्ग टर्म में कचिंग सिंड्रोम।
अब एनसेड्स एंड स्टेरॉइड्स हम क्यों दे रहे हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, पेन को कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इनका डिसीज़ प्रोग्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ये डिसीज़ को रोकते नहीं, बस ये सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। और ये फास्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, इसलिए हम ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। इसको हम जिसमें भी सिम्टम्स दिखते हैं, पेन वेन होता है, तो हम ये ड्रग्स देते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हम देते हैं डीमर्ट्स। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स, इन्हीं का नाम होता है सार्ड। डीमर्ट्स को ही हम सार्ड बोलते हैं, स्लो एक्टिंग एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स। इनका एक्शन स्टार्ट होता है आफ्टर 1 मंथ, मतलब जब हम इनको देना चालू करते हैं ना, तो उसके 1 महीने बाद इनका इफेक्ट दिखना शुरू होता है। और एक्चुअल में क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं डिसीज़ प्रोग्रेशन को, मतलब डिसीज़ को बढ़ने नहीं देते, और ये स्लो एक्टिंग होते हैं। इसलिए जब भी किसी को एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम उसमें ये सब नहीं देते, डीमर्ट्स नहीं देते। तो अब थोड़ा सा डीमर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि क्लासीफाई एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स और राइट द यूजेज, साइड इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट। तो हम थोड़ा सा डीमर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डीमर्ट्स 2 तरह के होते हैं कन्वेंशनल, दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल। कन्वेंशनल में जो है तो ओल्ड ड्रग्स होते हैं और ये ओरली दिए जाते हैं। बायोलॉजिकल में न्यू ड्रग्स होते हैं और इनको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। तो कन्वेंशनल डीमर्ट्स के लिए एक न्यूमोनिक है, मल्लिका शेरावत, पागल एंड क्यूट। न्यूमोनिक थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आपको इससे याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। तो एम से आ जाता है मेथोट्रेक्सेट, एस से आ जाता है सल्फासालाजिन, पी से पेनिसिलामाइन, ए से एजाथायोप्रिन, डी से गोल्ड, एल से लेफ्लोनामाइड और सी से आ जाता है क्लोरोक्विनोन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो जो मेथोट्रेक्सेट होता है ना, ड्रग ऑफ चॉइस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स में। अगर कोई ड्रग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिए भी, तो है मेथोट्रेक्सेट। इसी के बारे में डिटेल में बार बार पूछा जाता है, तो इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम सल्फासालाजिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। इसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं। ये ओनली डीमर्ट है यूज्ड एज अ डिजीज मॉडिफाइड एजेंट इन एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसके बारे में, इन सब के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे इनके ऊपर कुछ खास क्वेश्चंस वगैरह आते नहीं हैं। थोड़ा सा पेनिसिलामाइन के बारे में भी देख लेते हैं। तो पेनिसिलामाइन एक चिलेटिंग एजेंट है, हम इसको पॉइजनिंग में देते हैं। तो इसको हम कॉपर पॉइजनिंग में देते हैं और विल्सन्स डिसीज में देते हैं। ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन है ना, ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है। हम इनको मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और ये दोनों ड्रग्स है ना, मेनली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये जो है तो डीमर्ट ऑफ चॉइस है इन प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्योंकि हम मेथोट्रेक्सेट नहीं देते, प्रेगनेंसी में मेथोट्रेक्सेट कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, क्योंकि ये जो है तो क्या करा देता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करा देता है, इसलिए हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें, अगर किसी को माइल्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ड्रग देते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस सल्फासालाजिन। और अगर सीवियर है या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रेजिस्टेंट केस है, तो फिर हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं। और ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, वो मेथोट्रेक्सेट होता है। और अगर किसी से मेथोट्रेक्सेट कोई रेजिस्टेंट आ गया, तो अब हम उसमें बायोलॉजिकल डीमर्ट्स देते हैं, जो कि नए ड्रग्स है। और प्रेगनेंसी में अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उसमें क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, एनसेड्स देते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को ज़रूरत पड़ रही है डीमर्ट्स की, तो जो सेफेस्ट डीमर्ट होता है वो होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रेगनेंसी में। और मेथोट्रेक्सेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये एक्स कैटेगरी ड्रग होता है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कराता है। तो अब हम मेथोट्रेक्सेट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, आप सबको पता ही होगा अब तक तो। और इसका रिलेटिवली रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है देन अदर ड्रग्स। जो अदर डीमर्ट्स होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में इसका थोड़ा सा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो एक एंटीफोलेट ड्रग है।
तो जब हम इसको हाई डोज में क्या देते हैं ना, तो ये क्या करता है, इनिबिट करता है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को। ये जो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है ना, कन्वर्ट करता है डायहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में। तो मेथोट्रेक्सेट इसका कन्वर्जन को इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है ना वो कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है। उसकी वजह से प्यूरिन एंड थाइमिडाइलेट सिंथेसिस भी कम हो जाता है, और उसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन भी कम हो जाता है। तो क्या होता है, कैंसर में हम इसको देते हैं हाई डोज में, तब ये इस कैंसर में क्या होता है कि हमारे सेल्स की डिवीज़न बढ़ जाती है, कैंसर सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं, कैंसर सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। तो जब हम इसको मेथोट्रेक्सेट को देते हैं हाई डोज में, तो इनिबिट करता है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, और जिसकी वजह से रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस भी कम हो जाता है। तो जो कैंसर सेल्स है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते, इसलिए कैंसर में इसको दिया जाता है। और लो डोज में ये क्या करता है, हम इसको एक्चुअल में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में लो डोज में यूज़ करते हैं। ये लो डोज में क्या करता है, एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन बढ़ जाता है। ये एडिनोसिन है ना, ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स को किल करता है। लिम्फोसाइट्स क्या करा रहे थे, ये इन्फ्लेमेशन कराते हैं। लिम्फोसाइट्स आप सबको पता ही होगा कि WBC होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कराते हैं, इसलिए एडिनोसिन का एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। तो इसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। तो डोज के बारे में यहाँ पे देखो लिखा भी है थेरी में कि एट लो डोज 10 to 25 मिलीग्राम पर वीक ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दिया जाता है, क्योंकि क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन को, जिसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। बट एट हाई डोज, मतलब कितना, 100 मिलीग्राम पर डे, ये कैंसर में दिया जाता है। तो आपने ऊपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देख ही लिया कि इसको कैंसर में क्यों देते, क्योंकि जो सेल्स का रेप्लिकेशन है, डिवीज़न होती है सेल्स की, वो इनिबिट हो जाती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हेपेटोटॉक्सिक होता है। और इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी, अगर समझो अपन किसी पेशेंट में ड्रग दे रहे हैं, हमको पता है कि हेपेटोटॉक्सिक है, तो हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। और इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं हम, LFT से, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो हम चेक करते रहते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं क्या, साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं क्या। लीवर फंक्शन टेस्ट कौन थे, ALT और AST। ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ये बोन मैरो सप्रेशन को कराता है। जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं ना, बोन मैरो सप्रेशन कराते हैं। तो बोन मैरो सप्रेशन को कराता है, तो इसको हम मॉनिटर करते हैं CBC से, कंप्लीट ब्लड काउंट। हम बार बार ब्लड काउंट करते रहते हैं और इसके इफ़ेक्ट को देखते हैं। ये म्यूकोसाइटोसिस कराता है, म्यूकोसाइटिस कराता है ये, और ये इंक्रीज करा देता है इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो आप बोलेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के इंसिडेंस को कैसे बढ़ा रहा है, तो अभी आपने देखा कि बोन मैरो को सप्रेस करता है और लिम्फोसाइट्स को भी किल करता है। तो उसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और जब भी इम्यूनिटी वीक होती है तब इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कराता है, जिसको मॉनिटर करते हैं CBC से, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का है। तो मैंने आपको 2 से 3 बार बता चुका हूँ कि ये टेराटोजेनिक ड्रग होता है। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराता है, इसलिए हम इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते, और इसको हम इसलिए लैक्टेशन में भी नहीं देते। रीनल फेल्यूर में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है, मतलब अगर कोई ड्रग नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा रहा है मतलब, तो उसको हम क्यों ही देंगे रीनल फेल्यूर में। इसको क्रोनिक लीवर डिसीज़ में भी नहीं देते, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। और अगर किसी पेशेंट में मिथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो हम फोलिनिक एसिड देते हैं। इसका एंटीडोट क्या होता है मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी का, वो होता है फोलिनिक एसिड।
तो अब थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल डीमर्स के बारे में। तो आपने क्लासिफिकेशन में देखा ही था कि इसमें भी एंटी TNF अल्फ़ा होते हैं और दूसरे होते हैं IL-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स। तो इसमें ड्रग्स कौन से आते हैं एंटी TNF अल्फ़ा में? तो इसके लिए मैंने आपको एक न्यूमोनिक बताया था, केज। तो आई से आ जाता है इन्फ्लिक्सिमैब, ये मेन ड्रग होता है, हम इसी के रिस्पेक्ट में बाकी सब पढ़ते हैं। ये डिराइव किया गया है माउस से, इसी को हम चिमेरिक मैप भी बोलते हैं और इसको हम IV देते हैं। C से आ जाता है सर्टोलिजुमैब, A से एडालीमुमैब, G से गोलीमुमैब और E से इटानरसेप्ट। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? तो हम बायोलॉजिकल डिमर्स को है ना मिथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंट केसेस में देते हैं। हमने देखा था कि जब किसी को हाइड्रोक्लोरोक्विन रेजिस्टेंट हो जाता है तो हम उसमें मिथोट्रेक्सेट देते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सपोज मिथोट्रेक्सेट का ही रेजिस्टेंट हो गया तो हम उसमें बायोलॉजिकल डिमर्स देते हैं। तो इसके जो यूजेज है ना उनके लिए एक न्यूमोनिक है रूपा। आर से रिमेटॉइड अर्थराइटिस, यू से अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज को हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। पी से सोरियाटिक अर्थराइटिस और ऐसे एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस और वेजिनस ग्रेलमोटोसिस और साइकाडोसिस में भी हम इसको देते हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो ये GIT अल्सर्स कराते हैं जिसकी वजह से परफोरेशन हो जाता है GIT में। ये इन्फेक्शंस के रिस्क को बढ़ा देते हैं और ये क्या करते हैं रिएक्टिवेट कर देते हैं लेटेंट TB और हेपेटाइटिस B को। इनका सबसे मेन और सबसे डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है, इसीलिए हम इनको इन पेशेंट्स में जिनको ऑलरेडी TB वगैरह हो चुका है इनको देते नहीं हैं। और ये रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं लिम्फोमा के। और ये एक और इनका साइड इफ़ेक्ट होता है, ये स्किन कैंसर के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं। इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का है, मतलब किन कंडीशंस में हमको नहीं देते। सबसे पहले तो हम TB वाले इसमें नहीं देते, हेपेटाइटिस B वाले कंडीशन में नहीं देते, इसको हम विटिलिगो में भी नहीं देते, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी नहीं देते, SLE में भी नहीं देते और कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में भी इनको हम नहीं देते। अब हम आगे बढ़ते IL-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के ऊपर। तो उसमें ड्रग आता है एनाकिंड्रा और उसका न्यूमोनिक भी है एनाकिंड्रा, एक ही ड्रग होता है तो इसका न्यूमोनिक भी एनाकिंड्रा ही है। तो ए से क्या आ जाता है कि ये फर्स्ट लेटर इसका जो होता है ए, किन से आ जाता है कि ये एक इंटरल्यूकिन है, जो एनाकिंड्रा है ना एक इंटरल्यूकिन है। आर से रिसेप्टर, ओ से एंटागोनिस्ट। तो IL-1, ए से फर्स्ट लेटर IL-1, किन से इंटरल्यूकिन है, आर से रिसेप्टर और ए से एंटागोनिस्ट। So that's all about rheumatoid arthritis and methotrexate and other related drugs। तो जो भी मैंने ये पढ़ाया है इसके नोट्स है ना मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया और जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।